आई विल क्विकली ओपन द पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग इस तरीके का, दिस इज अगेन प्लास्टिक कंटेनर का मोल्ड, इसका मशीनिंग देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसका साइज देखता हूँ तो दिस इज अराउंड 165 इन लेंथ और विड्थ है इसका करीब 127 एंड हाइट ऑफ द ब्लॉक वुड बी 75 mm. So this is the part that we are going to machine. बिफोर मशीनिंग हम लोग इसका मिनिमम रेडियस वगैरह चेक कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 का रेडियस आता है मिनिमम, अगेन दिस इज 5, हियर इट इज 7। सो अगर हम लोग 10 का बॉल मिल यूज करेंगे सो सम एरिया इट इज इवन 2। सो अगेन दिस इज एक्सटर्नल एरिया। सो 5 का बॉल मिल से विल बी एबल टू फिनिश ऑफ दिस पार्ट। सो यूजिंग द एनालाइजिंग ऑप्शन हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से टूल यूज करने हैं। ऑल्सो हम लोग ड्राफ्ट एनालिसिस से ये चेक कर सकते हैं कि पार्ट में कोई ड्राफ्ट है कि नहीं, अंडरकट्स है कि नहीं। मेनली ड्राफ्ट से ज़्यादा अंडरकट चेक करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर अंडरकट रहेगा तो वी विल बी श्योर कि ये 3 एक्सिस में पॉसिबल नहीं रहेगा, इसके लिए सेटअप चेंज करना है। सो इफ एट ऑल हमारे पास इस रीजन में कोई रेड एरिया है, सरफेस दैट इज इन रेड कलर, उसका मीनिंग ये नेगेटिव ड्राफ्ट या अंडरकट ऑप्शन है। सो ये पार्ट में ऐसा कोई ड्राफ्ट है नहीं, सो वी कैन completely finish this in 3 axis. Now only issue that might come is maintaining this sharp corners यहाँ पर। Again this we'll have to remove it using boring or some other operation. So other than this particular radius, so this one and second one, ये जो radius है, we'll be machining the entire area. And so let us begin. So quickly what I'll do is ये part को सेव करके लेता हूँ लोकेशन में and I'll go to SolidCam new. So this is standard procedure that you have to do for all part, be it turning or milling. Basically हमको ये area define करना है जहाँ पर मैं अपना मॉडल सेव करने वाला हूँ। This is the first step and followed by मेरे को machine, stock, coordinate system and part को define करना है। So quickly I have some 3-axis AMS machine, Mitsubishi controller wala, and I will quickly create a coordinate system. So for this what I will do is मैं top center of model box में coordinate system create करता हूँ। So simply I click on top center and ये part के ऊपर मैं select कर लेता हूँ। So now you know I can my part would be placed on the machine something like this। यानी अगर मैं top view से देखूँगा इसको part को, तो जो बॉटल का या इस पर्टिकुलर प्लास्टिक बॉटल का जो बॉटम पार्ट है दैट विल बी ऑन माय लेफ्ट साइड। अगर आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर फ्लिप अराउंड जेड पे क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से, और मेरा जो टॉप व्यू इस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। अभी जो मेरा कैप का रीजन है या नेक बॉटल नेक रीजन है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो अगेन दिस इज ऑन प्रोसेस, हम उसके हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी है कि टारगेट डिफाइन करना। सो क्विकली यहाँ पर जाता हूँ एंड यू कैन सी SolidCam ने ऑटोमेटिकली जो सॉलिड मेरे स्क्रीन पे या SolidWorks के सेशन में प्रेजेंट था उसको ऑटोमेटिक ले लिया। ऑलवेज मेक श्योर आपका फेसेट टॉलरेंस 10 माइक्रॉन्स में है। ये बाय डिफॉल्ट 10 माइक्रॉन्स ही रहता है, बट इन केस अगर आप इसको चेंज करते हो सो मेक श्योर कि आपका 10 माइक्रॉन्स या उससे कम में रहे। 0.1 में अगर रखेंगे तो आपका जब सॉलिड वेरीफाई करेंगे आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आएगा नहीं। सो ऑलवेज मेक श्योर इट इज इन 10 माइक्रॉन्स और लेस। तो ये होने के बाद में मैं इसको स्टॉक दे देता हूँ, और स्टॉक के लिए मेरे पास मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि मेरा स्टॉक जो है साइज होके आया है, जो कि मेरा फाइनल डायमेंशन है उसके हिसाब से साइज होके आया है। तो उसके लिए मैं एक्सट्रूड बाउंड्री का कमांड यूज करूँगा एंड ये नीचे के चेन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे मैं नीचे का चेन सेलेक्ट करता हूँ ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के Z0 तक ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता है एंड ये मेरा स्टॉक बन जाता है। सो आई कैन से ओके। सो हमने मशीन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टॉक, टारगेट ये सब डिफाइन कर दिया, राइट। ये अगेन रेगुलर प्रैक्टिस है, हर एक कैम पार्ट में ये हमको करना ही करना है, 3D के लिए स्पेशली।
और ये होने के बाद हम लोग सेटअप के नीचे ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग हमारा हुआ था 3D HSR का, हम लोग 3D HSR से स्टार्ट करते हैं रफिंग के लिए। तो यहाँ पर आके विल गो टू कंटूर रफिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज कंटूर रफिंग का 3D स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टारगेट हमारा सॉफ्टवेयर ने ले लिया है, सो वी डोंट हैव टू डिफाइन इट। टूल्स में जाएंगे, यू कैन सेलेक्ट, यू कैन क्रिएट अ न्यू टूल। यहाँ से हम लोग नया बुल मिल सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर मेरे ATC में स्टैंडर्ड टूल्स लोडेड है तो वो मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। लेट मी चेक टाइप ब्लॉक। ओके, सो आई हैव दिस स्टैंडर्ड टूल। तो अगर मैं देखता हूँ मेरे पास में इस तरीके के स्टैंडर्ड टूल ऑलरेडी लोडेड है मशीन पे। जैसे ये डाया 25 का हाई फीड रफर हो गया, देन मेरे पास में डाया 10 का बॉल मिल है, एंड देन मेरे पास में डाया 6 का बॉल मिल है, एंड लास्टली देयर इज अ बुल मिल। इफ वी रिक्वायर वी कैन यूज दिस। तो ये टूल को मैं इंपोर्ट करके लेता हूँ। So I'll say, so once I select this, I will say import all with number and position. तो जैसे मैंने इंपोर्ट करने के लिए कह दिया, मेरे करंट कैम पार्ट में जितने भी टूल्स थे, सो इफ आई चेक हियर आई कैन सी जो भी टूल मैंने पहले डिफाइन करके रखे थे वो सारा यहाँ पर आ गया है, इंक्लूडिंग द पैरामीटर। अभी यहाँ पर जैसे ये एल्युमिनियम का पार्ट था, तो ये एल्युमिनियम के पैरामीटर के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया था, राइट। और ये सारा पैरामीटर के साथ मेरा टूल्स लाइब्रेरी में लोड हो चुका है, करंट कैम पार्ट के लाइब्रेरी में लोड हो चुका है। सो इजी, इसी से अपना काफ़ी कुछ काम बच जाता है। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टूल, दैट इज T1। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कटिंग पैरामीटर पूरा ऑटोमेटिकली आ चुका है। एंड हियर जैसे फर्स्ट रफिंग है, तो फर्स्ट रफिंग के केस में यू हैव टू ऑलवेज गो विथ क्रिएट ऑटोमेटिकली एंड ऑटो क्रिएट बॉक्स ऑफ टारगेट और स्टॉक मॉडल, आइदर ऑफ दिस यू हैव टू यूज। अगर मान लो मेरा स्टॉक मॉडल टारगेट ज्योमेट्री से बड़ा है, जैसे 5-5 mm X and Y में है, तो इन दैट केस गो विथ स्टॉक मॉडल। और अगर मेरा साइज स्टॉक के सेम पार्ट साइज के हिसाब से स्टॉक आया है, तो यू कैन क्लिक ऑन ऑटो क्रिएट बॉक्स ऑफ टारगेट मॉडल। सो वंस वी डू दैट, हम लोग पासेस में जाएंगे, यहाँ पर वॉल एंड फ्लोर ऑफसेट दे देंगे एज पर प्रोसेस 0.5 दे दिए। स्टेप डाउन दे देंगे 0.5 का, हाई फिट कटर है एल्यूमिनियम के लिए, तो 0.5 इज गुड। देन वी विल से डिटेक्ट फ्लैट एरिया। तो डिटेक्ट फ्लैट एरिया क्या करता है, अगर मेरे पार्ट में कोई भी फ्लैट एरिया हो तो उसको डिटेक्ट करके वहाँ पर पासेस एक्स्ट्रा ऐड करेगा। से अगर टॉप से बॉटम तक इट इज सम ऑड नंबर, 0.5 में आ नहीं रहा है, तो लास्ट पास वो यहाँ पर ऐड करेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर डिटेक्ट फ्लैट एरिया स्विच्ड ऑन। Then another important thing is you have to click on this refine corner. तो ये हाई स्पीड स्ट्रेटजीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिफाइन कॉर्नर्स। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, जब ये अनचेक्ड है मेरा टूल पाथ में शार्प कॉर्नर्स आता है। जैसे मैं इसको रिफाइन कॉर्नर्स डालता हूँ तो मेरे टूल पाथ के कॉर्नर्स में वो राउंड ऑफ या रेडियस ऐड करता है, जिससे हमको एक स्मूथ कटिंग मिलता है एंड टूल पे लोड कम आता है। So this is very important thing to switch on while you are using high feed roughing. ठीक है, once this is done, ये smoothing का पैरामीटर यहाँ पर by default जो है वो रखना है। This also will keep us default doing nothing. So other than specifying the wall, floor offset and step down, you don't have to do anything else. बाकी सब automatic लेता है। जैसे ये minimum offset भी है, ये भी automatic लेता है। This is half of your कटिंग डायमेंशन। जैसे अभी ये 25 का टूल है, इसको कॉर्नर रेडियस 1.5 है, सो 25 माइनस 1.5 इफेक्टिव डायमीटर बिकम्स 22 एंड 22 का हाफ यहाँ पर आ गया है। अगेन आई विल शो दैट हाउ इट इज। कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। अभी मेरा डायमीटर जो है 25 का है। ओके, सो आई विल पुट हियर 25, कॉर्नर रेडियस 1.5 का है, टूल में मेरा आर वैल्यू है। तो इफेक्टिव कटिंग जो है
it will become 25 minus 2 into 1.5, so it will be minus 3, 22 mm, और उसका 50% यहाँ पर मिनिमम ऑफसेट में आ जाता है. सो ऑल ऑफ दिस इज डन ऑटोमेटिकली. जैसे आप टूल डायमेंशन यहाँ पर चेंज करते हो, यहाँ पर मिनिमम ऑफसेट का वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट इज ऑटोमेटेड. ओके, सो हमने इतना सब कर दिया. इसको लिंक्स में जाएंगे. से क्लाइंब ओनली, मिनिमम प्रोफाइल डायमीटर इज लाइक नॉन कटिंग डायमीटर, ये सेट किए. रैम्पिंग का मेथोडोलॉजी यहाँ पर डाल देंगे, एंड व्हाट आई विल डू इज रैम्पिंग हाइट आई विल कीप अस 1 mm, rest all will keep us default, and we'll quickly calculate this. So इस तरीके से मेरा टूल पाथ जनरेट हो चुका है. एंड हियर देयर अ डिफरेंस. अभी यहाँ पर अगर देखेंगे सिमुलेशन में, तो ये बेसिकली सेंटर पे एंटर कर रहा है हेलिकल इंटरपोलेशन के साथ, एंड देन मशीनिंग कर रहा है. देयर कुड बी अ केस कि मैं सेंटर में इसको उतारने के जगह पे यूजिंग हेलिकल इंटरपोलेशन मैं इसको बाहर पे भी प्लंज ले सकता हूँ. एंड टू डू दैट आपको यहाँ पर जो डिटेक्ट कोर एरिया है, ये ऑप्शन को ऑन रखना है. अगर मैं डिटेक्ट कोर एरिया पे क्लिक करूँगा, तो सॉफ्टवेयर जो है आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ओपन एरिया है, यानी जो एरिया स्टॉक के बाहर है, और वो मैक्सिमम स्टॉक के बाहर प्लंज लेने का कोशिश करेगा और वहाँ से मशीनिंग करेगा. और जो एरिया कैविटी है, जैसे अगर इसी पार्ट को मैं अगर देखता हूँ, से हियर यू कैन सी, अभी ये ओपन पोर्शन था, तो यहाँ पर बाहर से प्लंज ले रहा है, और जैसे ये अंदर के तरफ जाता है, ये जो कैविटी एरिया में जाएगा, तो ये हेलिकल इंटरपोलेशन करके एंट्री लेगा. सो दिस वे स्मार्टली सॉफ्टवेयर विल चेक द ज्योमेट्री एंड डिसाइड कि बाहर पे प्लंज करना है या पार्ट के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर हेलिकल इंटरपोलेशन से कटिंग करना है. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रफिंग हो जाता है. सेकंड जो है मेरे को रस्ट रफिंग करना है. सो सिंपल एज दैट. यहाँ पर आप सेव एंड कॉपी कर दो इसको. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर टूल पाथ नीचे कॉपी हो जाता है. यहाँ पर जो है हम लोग टूल को चेंज कर देंगे. तो हम लोग अभी डाया 10 का बॉल मिल सेलेक्ट करेंगे. विल से ओके, कांस्टेंट बाउंड्री सेम रहेगा. एंड व्हाट वी हैव टू डू मेनली इज, हमको इंस्टेड ऑफ कंटूर रफ इसको रस्ट रफ करना है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी रफिंग डाया 25 के टूल से हो चुका है. एंड नाउ जो मटेरियल रिमेनिंग है, वहाँ पर हम डाया 10 के बॉल मिल से मशीन ऑफ करेंगे. ठीक है, सो अदर देन द टूल एंड द स्ट्रैटेजी और कुछ चेंज नहीं करना है. पासेस में हम लोग वॉल ऑफसेट सेम रखेंगे. स्टेप डाउन यू कैन चेंज से 0.7, एंड देन मिनिमम ऑफसेट इसको मैं 1 mm डाल देता हूँ. वंस दैट इज डन, I can say detect flat, refine corner. So always remember refine corner on होना चाहिए. Links में will go check this is all fine. Just I will reduce the ramp height 1 mm से, not 1. Yeah, it one thing to notice is ये जो ramp height रहेगा हमारा, ये डेप्थ ऑफ कट या स्टेप डाउन से ज़्यादा ही रखना है. अभी ये 0.7 का स्टेप डाउन है, तो हम उसका डबल यहाँ पर इसको दे देंगे, तो 1.5 mm का रैम्प ऑफसेट, एंड देन वी कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग. तो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर जो है इसका रस्ट मटेरियल कैलकुलेट कर रहा है. अभी यू कैन सी कि जो प्रीवियस ऑपरेशन था डाया 25 के ऑपरेशन के बाद जो स्टॉक बचेगा उसको पहले कैलकुलेट कर रहा है, एंड उसके बाद अपना टूल पाथ कैलकुलेट करेगा. सॉलिड कैम में हम लोग जो HSR ऑप्शन है उसमें सिर्फ मॉडल बेस्ड या स्टॉक बेस्ड कैलकुलेशन ही होता है, क्योंकि स्टॉक बेस्ड कैलकुलेशन सबसे सेफेस्ट और श्योरेस्ट मेथड ऑफ टूल पाथ कैलकुलेशन है. फॉर एग्जांपल देयर आर 2 काइंड ऑफ रस्ट मटेरियल कैलकुलेशन. एक होता है बाय प्रीवियस टूल डायमीटर और दूसरा होता है बाय स्टॉक. तो बाय प्रीवियस टूल डायमीटर में होता क्या है कि अगर कुछ एरिया पे मटेरियल छूट जाता है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलता है, और नेक्स्ट रस्ट रफ में वहाँ पर वो टूल प्लंज करता है. सो इट इज़ नॉट अ वेरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी. द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वे इज
using your updated stock, and that is our default setting. Sorry, I thought someone had joined. तो ठीक है, तो जैसे ये अभी मेरा इन प्रोसेस स्टॉक कैलकुलेट कर रहा है, एंड या इट इज 90%. जैसे ये 100% हो जाएगा, इसका टूल पाथ जनरेशन शुरू हो जाएगा. वन मोर अभी एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ जिससे आपका जो इन प्रोसेस स्टॉक है फास्टली कैलकुलेट हो. आई विल जस्ट शो आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन. एक छोटा सा सेटिंग होता है, इससे आपका जो इन प्रोसेस स्टॉक है वो जल्दी कैलकुलेट होता है. Okay, in one more minute this should get calculated. And it is done. So यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस टूल पाथ को हाइड करता हूँ तो यहाँ पर मैं जो रस्ट पाथ है या रस्ट मटेरियल है इसको मैं चेक कर सकता हूँ. सो यहाँ पर लाइक अस रिक्वायर्ड हर जगह पे टूल पाथ बन चुका है. ओनली थिंग इज ये जो होल था इस एरिया पे मेरा टूल पाथ डिसाइड नहीं था. एक्चुअली ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में निकालना था मेरे को, ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन में, बट फॉर सम रीज़न क्योंकि ये पैच्ड नहीं था तो यहाँ पर भी टूल पाथ बन चुका है. सो इसको अवॉइड करने के लिए देयर आर टू ऑप्शन. या तो हम लोग पैच कर सकते हैं ये सरफेस को, नहीं तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज दे के बना सकते हैं. सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज rather than patching the hole. Using constraint boundaries, how we can define non-machining area. Okay, so before I do that, मैंने जो आपको setting बताया था that we will see. So when I go to SolidCam settings over here, यहाँ पर एक option है updated stock calculation. So यहाँ पर आके you have to go to solid verify. Solid verify का facet tolerance 10 microns में है, so that is fine. रस्ट मटेरियल कैलकुलेशन करके एक ऑप्शन है उसके बगल में. मेक श्योर कि रस्ट मटेरियल कैलकुलेशन का जो टॉलरेंस है दैट शुड नॉट बी सेम एज सॉलिड वेरीफाई. राइट नाउ ये सेम एज सॉलिड वेरीफाई रखा हुआ है, ये टिक्ड है और मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ. तो इसको मैं अनचेक करके व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट 0.1 ताकि जो मेरा कैलकुलेशन है रस्ट मटेरियल का कैलकुलेशन है वो फास्टर हो जाएगा. So always make sure whenever you are doing a 3D model, आपका settings में जाके आप ये particular setting जो है remove same as solid verify and give a tolerance tool facet tolerance of 0.1. Very important thing. ये इसको मैं कर लेता हूँ. And second thing what I want to do is मेरे को ये boundary यानी ये जो circle या hole में machining हो रहा था उसको avoid करना है. So to do that, what I will do is I will go to constraint boundary, say create manually, user defined, and I will say new. New में what I will do is I will select this outside boundary, that is one, और जो भी non cutting area है उसको भी sorry हाँ check someone is in waiting. नहीं सभी okay. We'll continue. Sorry for the disturbance. ओके सो हमने ये आउटसाइड चेन सेलेक्ट किया और इसके बाद जो जहाँ पर हमको मशीन नहीं करना है वो एडजस्ट को भी हम लोग सेलेक्ट करके लेंगे. ये जो होल है सारे होल को हम लोग सेलेक्ट करके लेंगे. सो ये 4 होल को हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हमने ओके कर दिया एंड नाउ वी विल कैलकुलेट. नाउ यू कैन चेक किए रस्ट रफिंग का जो अपना स्टॉक था काफ़ी फास्टर कैलकुलेट हो रहा है. पहले काफ़ी टाइम लग रहा था बट आफ्टर रिड्यूसिंग द टॉलरेंस टू 0.1 अभी ये कैलकुलेशंस फास्ट हो गया.
Jyotish, I think there is a problem at his side. ओके Yeah, ओके नेट का सर. प्रॉब्लम है उसके साइड में, इसलिए वो नहीं हो रहा. You continue the thing. ओके ना सर. Okay, so the calculations are done and you can see जो मेरा tool path है, it has avoided this particular whole areas. Now how this is useful? जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स में अपना टूल पाथ एडिटिंग का ऑप्शन आता है, कि वो हर जगह टूल पाथ बनाता है एंड देन वी कट दोस एरिया जो हमको नहीं चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ दैट इन सॉलिड कैम यू डिफाइन प्रॉपर बाउंड्रीज एंड दैट विल टेक केयर कि आपका अनवांटेड टूल पाथ कहीं पर भी ना बने. सो दिस इज हाउ when someone says कि solid cam में tool path edit नहीं है, but because our system is more robust, हम लोग boundaries के हिसाब से हमारा tool path update होता है, तो इसलिए हमको tool path edit की जरूरत नहीं पड़ती है. So this is the difference I wanted to show. So once the rust roughing is done, again what I'll do is I will add one more rust roughing, or I'll check if there is any material remaining. So I'll go quickly to solid verify. And yeah, what I'll do is I'll close this from here and let us do the solid verify from start. There are multiple ways to check the material remaining. एक जो है solid verify पे check कर सकते हैं, नहीं तो in process stop को on करके भी हम लोग check कर सकते हैं. So first we'll, because this is it will take some time to generate the tool path, not generate but to generate the in process stock. Okay, here you can see how it is doing the roughing. So roughing should end now and it will go to rust roughing. Any second tool call हो जाएगा dia 10 ball mill. And yeah, so here we have dia 10 ball mill and it is doing the rust roughing. ज्योतिष, Yes sir. मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपके इसमें छोटा वाला, उसको बंद कर दो. Okay sir. और आपका माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक पकड़ो, so that आवाज और क्लियर आ जाए. Okay, okay. Now clear आवाज sir. थोड़ा सा कम आ रहा है. अभी clear है. नहीं, अभी भी बहुत कम आ रहा है. Let me check just a moment. Device settings, speaker is full, microphone is also okay. Okay, not sure why that is so. ठीक है, कंटिन्यू करो. Okay,
So now we can see इसने ये rust roughing भी कर दिया है, and here I can click and check where there is excess of material. So there are few areas which has more than 0.5, ये जो blue color में है. So we won't probably require another rust rough. ओनली इस एरिया में शायद मेरे को एक रस्ट रफ लग जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली शार्प कॉर्नर है, तो मैं उस एरिया के लिए एक रस्ट रफ ऐड कर देता हूँ. इस इन दिस प्रोसेस आई विल शो कि बाउंड्री से हम लोग रस्ट रफ को कैसे कंस्ट्रेंट कर सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज just a moment. ओके, सॉरी फॉर दैट. अभी हम लोग जो है टारगेटेड एरिया यानी बाउंड्री सेलेक्टेड एरिया में ही रस्ट रफिंग करेंगे. सो व्हाट विल डू इज, अगेन आई विल डबल क्लिक दिस, आई विल से मेक अ कॉपी. ओके, सो यहाँ पर कॉपी. सॉरी, वो स्क्रीन मिनिमाइज कर देना मेरा जो दिख रहा है. हाँ, वेरी सॉरी. ओके, सो आई गेस समवन इज इन द मीट लॉबी. ये admit this person, Anil Kumar Yadav. Yes sir. Okay, so Anil sir is also online. ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट रस्ट रफिंग के लिए वी विल यूज डाया 3 का बॉल मिल. ओके, and in the constant boundary I will say again user defined, and what I will do is I will limit for this area. So for by default what it did is, क्योंकि मेरा टेंजेंट प्रोपोगेशन और कांस्टेंट z ऑन था, तो इसने पूरा एक लेवल पे यानी सेम z लेवल पे जो भी बाउंड्रीज था उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया. बट वी नीड बाउंड्री समथिंग लाइक दिस, यानी ये एज सब चाहिए. सो मेक श्योर योर कांस्टेंट z एंड टेंजेंट प्रोपोगेशन इज स्विच्ड ऑफ. Close this and now redefine the chain. So what I'll do is I'll click this chain edge, this edge, or else you can go ये जो ऑप्शन है add selected entities, इससे भी हम लोग propagate कर सकते हैं इस तरीके से. So अभी यहाँ पर अभी देखेंगे, now this arrow is facing towards this edge, हमको इस edge में जाना है. So what I can do is यहाँ पर change direction करके एक ऑप्शन है, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट एज को ले लेगा, एंड आई कैन से गो टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. सो दिस विल क्रिएट वन कंप्लीट लूप, और ये मेरा बाउंड्री यहाँ पर सेलेक्ट हो गया. आई कैन क्लिक ऑन शो, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप व्यू में मेरा बाउंड्री वो प्रोजेक्ट कर दिया एक जेड प्लेन पे. तो ये हो गया. यहाँ पर हम लोग इसको वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट वगैरह दे देंगे. विल कीप अ स्टेप डाउन ऑफ 0.5, मिनिमम ऑफसेट ऑफ 1, विल कीप रेस्ट एवरीथिंग सेम, एंड इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. सो अगेन इट इज बिल्डिंग द रेस्ट मटेरियल ऑफ द प्रीवियस स्टॉक, यानी जो डाया 10 पे हमने टूल पाथ क्रिएट किया था उसका रेस्ट मटेरियल उसने कैलकुलेट कर दिया. सो वेरी क्विक. सो दैट सेटिंग व्हाट आई शोड यू अर्लियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर डूइंग 3D मशीनिंग. एंड मेरा ये जो है टूल पाथ इस तरीके से रेस्ट रफिंग यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया. सो दैट्स इट, वेरी क्लीन टूल पाथ. जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहीं पर टूल पाथ चल रहा है, कहीं पर अननेसेसरली चलेगा नहीं. ओके, सो दिस वे वी आर डन और कंप्लीटेड अपना रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन. अब जो है मेरे को इसका फिनिशिंग करना है, एंड क्विकली व्हाट आई विल डू इज मैं ये अपडेटेड स्टॉक इसका कैलकुलेट करता हूँ जस्ट टू चेक हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक. Jyotish, by that time just show the finishing strategies what we have. Okay. Maybe in the presentation. Yes. So as per 3D finishing,
just a moment, give me a minute. Yeah. I will open up this PDF. इसमें here it is. So this will come later on. This is about surface based machining. This will be looking in later session. अभी जो है हम लोग Just go down. Yes, we'll be looking into 3D HSR. Just go down. Go down. So, yeah, here we have for roughing, and this is for roughing. Just go down. Here yes, we have. This is an HSM. So basically यहाँ पर हमको एक आइडिया मिलता है कि नीचे जाओ. Yes, here you can explain. Okay, so there are around 12 different strategies if you check in HSM. उसमें से some of them are constant Z machining. जो भी अपना स्टीप वॉल है, स्टीप वॉल मशीनिंग के लिए हम लोग कांस्टेंट Z मशीनिंग यूज करते हैं. तो जैसे वर्टिकल वॉल मशीन करना है या से इंक्लाइंड वॉल मशीनिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग कांस्टेंट Z मशीनिंग यूज करते हैं फिनिशिंग एंड सेमी फिनिशिंग के लिए. ये अगर मैं इसको स्टॉक ऑफसेट देता हूँ इंस्टेड ऑफ 0, तो वो सेमी फिनिशिंग बन जाएगा, और अगर मैं 0 करता हूँ तो फिनिशिंग हो जाएगा. So that is how you can use this toolpath for any of the HSM toolpath for finishing and semi-finishing. So once Z machining is done, you can use hybrid constant Z. जैसे constant Z हम लोग steep wall के लिए करते हैं, hybrid constant Z हम लोग steep और shallow walls, यानी अगर मेरे को floor भी मशीन करना है एक सिंगल टूल पाथ में, तो हम लोग ये hybrid constant Z यूज कर सकते हैं. So it is advanced form of constant Z, और इसमें हम लोग steep area भी मशीन कर सकते हैं. Then coming next to हेलिकल मशीनिंग. हेलिकल मशीनिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग हेलिकल इंटरपोलेशन करके हमारा टूल पाथ क्रिएट होता है. दैट मीन्स एट एनी गिवन पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट हेलिकली टॉप से बॉटम तक मशीनिंग करते हुए जाता है. तो इसका फ़ायदा ये है कि लोड जो टूल में आता है काफ़ी मिनिमम होता है. जो भी मेरा स्टेप डाउन रहेगा वही दैट इज़ माई लोड, एंड आई विल गेट अ वेरी गुड फिनिश, क्योंकि मैं एक ही बार में तीनों एक्सिस में मूवमेंट ले रहा हूँ. थिंग टू नोटिस, ये जब क्लोज्ड ज्योमेट्री, जैसे इस टाइप का क्लोज ज्योमेट्री जब रहेगा तभी इसको यूज करना है हेलिकल मशीनिंग को. नहीं तो नॉर्मल केस में लिफ्ट ज़्यादा आएगा. इट वोंट मेक मच सेंस. यू कैन यूज हेलिकल मशीनिंग फॉर एनी ज्योमेट्री, बट क्लोज्ड रहेगा तो इट विल मेक मच सेंस देन यूजिंग दैट ऑन अ नॉन क्लोज ज्योमेट्री. Then what we have is horizontal machining. Horizontal machining जैसा इसका नाम है, ये फ्लैट एरिया को ही मशीन करता है. अगर मेरे मॉडल में 3D मॉडल में देर आर n नंबर ऑफ फ्लैट पोर्शंस, कुछ स्टीप पोर्शन है और कुछ शैलो पोर्शन है, तो मेरे को अगर फ्लैट एरिया को यानी एकदम हॉरिजॉन्टल एरिया को यूजिंग अ बुल मिल इंस्टेड ऑफ बॉल मिल, अगर बुल मिल से मेरे को लोकलाइज्ड मशीनिंग करना है, so I can use this option of horizontal machining. Okay, so this was horizontal machining only for flat areas. Then we have linear machining. This is for shallow areas. Abhi shallow areas yani make sure you use ball mill mainly for linear machining. और अगर मेरे पास कोई angular wall है या curved not wall, basically it will be कर्व्ड फ्लोर. कर्व्ड अगर फ्लोर है तो उस सब के लिए हम लोग लीनियर मशीनिंग यूज करेंगे. इसका जो पैटर्न रहेगा वो इट विल बी इन अ सिंगल लाइन, या तो वो एक्स में रहेगा या तो वाई में रहेगा, या स्पेसिफिक एंगल में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो दैट इज लीनियर मशीनिंग. ऑलवेज द टूल पैटर्न विल बी इन वन लाइन.
देन रेडियल मशीनिंग, जितने भी सर्कुलर पार्ट है जैसे बॉटल मोल्ड का जो बेस होता है उसको मशीन करने के लिए हम लोग रेडियल मशीनिंग यूज करते। जैसे इसका नाम है, ये सेंटर से बाहर के तरफ जैसे रेस निकलता है, सन रेस निकलता है, वो सेंटर से बाहर के तरफ मेरा टूल पाथ को प्रोजेक्ट करेगा मॉडल के ऊपर में। एंड जो भी हम लोग स्टेप ओवर देंगे वो स्टेप ओवर रहेगा जो एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी माय स्टेप ओवर। so this is radial machining. You can see in the image itself हमको ये क्लियरली बताता है कि ये किस एरियाज के लिए काम में आता है। सिमिलरली हमारे पास में है स्पाइरल मशीनिंग। स्पाइरल मशीनिंग अगेन इस टाइप के राउंड पार्ट्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ओके, स्पाइरल मशीनिंग। देन मॉफ्ट मशीनिंग। मॉफ्ट मशीनिंग होता है कि दो कर्व्स के बीच में अगर मेरे को मशीनिंग करना है तो आई कैन यूज मॉफ्ट मशीनिंग। वी विल सी दिस एग्जांपल टुडे। देन ऑफसेट मशीनिंग, यानी एक एड्ज को लेके मेरे को अगर उसको कंटिन्यूस ऑफसेट करना है, या दिस इज कर्व फॉलोइंग टूल पाथ, नथिंग बट कर्व फॉलोइंग, एक सिंगल कर्व को फॉलो करते हुए टूल पाथ पैटर्न मेरा क्रिएट करता है, दैट इज ऑफसेट कटिंग। देन बाउंड्री मशीनिंग, अगेन अगर मेरे को एड्ज ब्रेक करना है तो आई कैन यूज दिस बाउंड्री मशीनिंग ऑप्शन। देन रेस्ट मशीनिंग। रेस्ट मशीनिंग इज sort of pencil milling या parallel pencil milling, but it is more advanced than that. Basically अगर मान लो मैंने 10 के बॉल मिल से पूरे एरिया को मशीन किया और मेरा जो पार्ट का कॉर्नर रेडियस है वो डाया 4 है, तो मेरे को सिर्फ कॉर्नर पे अगर मशीनिंग करना है सो उसके लिए मैं HSM का रेस्ट मशीनिंग यूज करूँगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, HSR में भी देयर इज रेस्ट मशीनिंग और HSM में भी देयर इज रेस्ट मशीनिंग। HSR का रेस्ट मशीनिंग जो होता है मॉडल बेस्ड होता है या स्टॉक बेस्ड होता है, वो जहां पर भी मटेरियल रिमेनिंग रहेगा वहीं पर टूल पाथ बनाता है। वेरस HSR का जो रेस्ट मशीनिंग है, दिस इज फॉर कॉर्नर फिनिशिंग। सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। HSM का जो रेस्ट मशीनिंग है इट इज फॉर कॉर्नर फिनिशिंग, एंड HSR का जो रस्ट मशीनिंग है दैट इज फॉर रस्ट रफिंग। ओके, सो रस्ट मशीनिंग इज ओवर। देन 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर। 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर इज नथिंग बट जो हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे उसी प्रोफाइल को फॉलो करते हुए ये मेरा टूल पाथ बनाएगा। एंड लास्टली वी हैव पेंसिल मिलिंग। अगर सिंगल पास अगर मेरे को डालना है रेडियस से, यानी बॉल मिल से अगर सिंगल पास ऑन द कॉर्नर अगर बनाना है तो आई कैन यूज दिस पेंसिल मिलिंग, एंड उसको अगर मल्टीपल पास देना है तो आई कैन यूज पैरेलल पेंसिल मिलिंग। इसमें हम लोग बता सकते हैं कि मेरे को 5 पासेस या 10 पासेस डालना है विद अ स्टेप ओवर ऑफ 0.5 0.2 जो भी वैल्यूज है, आई एम टेलिंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पर पैरेलल पेंसिल मिलिंग एंड पेंसिल मिलिंग का बेसिक डिफरेंस है कि पैरेलल पेंसिल मिलिंग में यू कैन ऐड एक्स्ट्रा पासेस एंड डिफाइन द स्टेप ओवर between those passes. देन हमारे पास में 3D कॉर्नर ऑफसेट है। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी का टूल पाथ है। ये बेसिकली मेरे पार्ट्स में जितने भी कॉर्नर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसी कॉर्नर्स को आगे प्रोपोगेट करके मेरा टूल पाथ क्रिएट करके देता है। सो दिस इज 3D कॉर्नर ऑफसेट। And lastly we have prismatic part machining for 2.5D kind of part. आपके जो 2.5D के भी पार्ट्स है उसको भी हम लोग HSR HSM में कर सकते हैं, और फिनिशिंग के लिए प्रिज्मेटिक पार्ट मशीनिंग से ये प्रोविजन दिया गया है, इसके मदद से हम लोग इजीली मशीन कर सकते हैं। सो फ्लैट प्लेन के लिए वगैरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड लास्टली वी हैव कंबाइंड स्ट्रैटेजी। अभी हमने जितने भी स्ट्रैटेजीज देखे उसमें से Z लेवल एक टाइप का स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग स्टीप वॉल के लिए यूज करते हैं, और बाकी हमने जितने हॉरिजॉन्टल, लीनियर, नॉट रेडियल, रेडियल टोटल को करता है, बट 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर एंड द 3D कॉर्नर ऑफसेट, ये सब बेसिकली हम लोग स्टीप फ्लोर के शैलो फ्लोर के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग एक ही टूल पाथ में दोनों प्रॉपर्टीज को, यानी स्टीप वॉल फिनिशिंग और शैलो रीजन को फिनिश कर सकते यूजिंग कंबाइंड स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली ये हमारा एक सिंगल टूल पाथ बनेगा जो कि स्टीप वॉल और
शैलो फ्लोर को मशीन ऑफ करेगा। और हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, यानी शैलो फ्लोर के लिए आई कैन यूज हॉरिजॉन्टल मशीनिंग, लीनियर मशीनिंग, 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर या 3D कॉर्नर ऑफसेट मशीनिंग। सो दिस आर all the finishing operation that we have in HSM. Okay, so quickly going to the software itself. So meanwhile हमारा ये जो है इन प्रोसेस स्टॉक यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। Sorry for the delay, just a moment. Okay, for sake of the training I will reduce the tolerance so that ये जो calculations है जल्दी हो जाए, but do not use while you are doing the actual part. Okay, so this is how it is looking after the rust roughing. अभी जो है मैं finishing tool path ऐड करता हूँ, तो simply right click करके I will say add milling 3D HSM, and इसमें what I will do is ये एरिया को मशीन करने के लिए मैं इसको एक ही साथ में सारा कर सकता हूँ, बट टू एक्सप्लेन मोर स्ट्रैटेजीज मैं क्या करता हूँ कि इसको ब्रेक करता हूँ। what we'll be doing is ये जो बॉटल वाला एरिया है अप टू दिस नेक या अप टू दिस सरफेस, यानी यहाँ से लेके ये सरफेस तक we will use combined tool path. अगेन शो ये सरफेस से लेके ये सरफेसेस तक, तो इसके बीच में हम लोग जो है combined tool path यूज करेंगे, and remaining area पे we will use different tool paths. Okay, so quickly what I'll do is I'll go combine Z with linear machining. So always remember this is the strongest tool path in any CAM software, any कोई भी CAM software का basic. Try to create your tool path using constant Z and linear machining. When all of this like कुछ areas में अगर finish नहीं आ रहा, only then go for other tool path types. Say 95 to 90% of areas आपका कांस्टेंट जी विथ लीनियर मशीनिंग से हो जाएगा। जैसे स्पेशल केस, जैसे अगर मेरा बॉटल का बेस है उस केस में ये चलेगा, बट इट वोंट गिव दैट लेवल ऑफ फिनिश इन द कॉर्नर्स देन एनी अदर टूल पाथ। तो से 90% ऑफ योर केसेस दिस टूल पाथ इज गुड। ओके, तो हमने टूल पाथ सेलेक्ट कर दिया, कंबाइन जेड विथ लीनियर। हम लोग जल्दी से टूल सेलेक्ट कर लेंगे। सो आई विल गो विद dia 6 या dia 10 टूल, नॉट अ प्रॉब्लम, विल गो विद dia 10। जस्ट अ मोमेंट। ओके, वी विल गो विद dia 10 टूल। अभी यहाँ पर अगर मैं ऑटोमेटिक ओके, सो फाइन, अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक दूंगा तो होगा क्या, मेरा टूल पाथ हर एरिया पे बनेगा इंक्लूडिंग दिस होल ये एरिया, और हर जगह पे जितना भी पोर्शन है 3D पोर्शन है, यस सर, जितना भी 3D पोर्शन है वहाँ पर मेरा टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा इफ आई यूज दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। बट बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग, क्योंकि ये मेरा इस एरिया पे मेरा फिनिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इतने एरिया के लिए हम लोग एक अलग टूल पाथ बनाएंगे विथ डिफरेंट स्टेप ओवर एंड स्टेप डाउन, एंड बाकी एरिया के लिए अलग टूल पाथ बनाएंगे। सो फॉर दैट रीजन वी विल यूज क्रिएट बाउंड्री मैन्युअली, and I'll say new. Now there are multiple methods to create boundary. The most simplest is to say
manual boundary creation and click this particular area. So yeah, अभी इसको मैंने click कर दिया and then I am propagating my curve this way. So this is good. इस तरीके से कर्व को प्रोपोगेट करता हूँ. And also we'll do on this area as well. Okay. This is also done and just a few more clicks and मेरा chain complete हो जाएगा. So that is fine. So I got my chain. इतना area पे हम लोग अभी machine करेंगे. Okay. So यहाँ पर जैसे मैंने combine Z with linear बोला है, तो टेक्नोलॉजी पेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टूल पाथ के टेक्नोलॉजी पेज दिखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट जेड पास एंड द सेकंड वन इज लीनियर पास. यानी इन दोनों को मैं इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ. आई कैन गिव डिफरेंट डेप्थ ऑफ कट, वॉल ऑफसेट, एंगल रेंज, ये सब मैं इंडिविजुअली एज इफ इट वाज टू डिफरेंट टूल पाथ मैं इसको यूज कर सकता हूँ. तो ऐसा नहीं कि दोनों को सेम पैरामीटर में देख के चला रहा हूँ. आई कैन गिव डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर पैरामीटर इन सेंस स्टेप डाउन एंड दिस थिंग. आई कैन कांस्टेंट जेड के लिए अलग पैरामीटर, लीनियर के लिए अलग पैरामीटर. तो इसलिए ये दो टेक्नोलॉजी पेजेस यहाँ पर आया है. सो हियर आई विल से वॉल ऑफसेट ऑफ 0, फ्लोर ऑफसेट ऑफ 0. मेक श्योर यू कीप दिस कट टॉलरेंस ऑन एंड हियर यू विल से द स्टेप डाउन. अगर मैं इसको 0.15 का स्टेप डाउन दे देता हूँ, I'll say detect flat area and here top and bottom is good. Now this thing angle range. So what this means, अभी जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि कांस्टेंट जेड जो है अपना स्टीप वॉल के लिए होता है और लीनियर मशीनिंग या हॉरिजॉन्टल मशीनिंग ये सब हमारा शैलो फ्लोर के लिए होता है. तो शैलो फ्लोर और स्टीप वॉल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंगल रेंज से डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो व्हेन आई से 0 to 90 डिग्री, तो ये इस एरिया में भी चलेगा. सो दिस इज 0 डिग्री वाला एरिया, दिस इज 90 डिग्री वाला एरिया. तो ये हर जगह पे फ्लैट्स में भी चलेगा, इस एरिया में भी चलेगा. इवन इट विल रन ऑन दिस एरिया. सो व्हेन आई से 0 to 90 इट विल रन ऑन द एंटायर मॉडल. वही मैं यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्शन देता हूँ 30 to 90, तो 30 to 90 का मीनिंग ऐसा होता है कि जैसे ये मेरा जैसे ये मेरा 0 डिग्री का फेस है, तो यहाँ पर मेरा मशीनिंग जेड लेवल से नहीं होगा. अनदर एग्जाम्पल, ये जो पोर्शन है फ्लैट वाला या ये पोर्शन है, यहाँ पर भी जेड लेवल से मेरा टूल पाथ क्रिएट नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन अ 30 to 90 डिग्री का एंगल रेंज. तो एनीथिंग दैट इज लाइक वर्टिकल वॉल या स्लैंटिंग वॉल, जैसे ये वॉल भी है, दिस अगर मैं इसको नॉर्मल से देखूंगा तो दिस इज सम 45 डिग्री का वॉल, तो ये वॉल भी मेरा मशीन हो जाएगा. ओके, बट ये एरिया पे या ये फ्लोर पे मशीनिंग जेड लेवल से नहीं होगा. इट विल हैपन यूजिंग लीनियर पासेस. सो दिस वे वी कैन डिवाइड द एंटायर ज्योमेट्री इनटू टू पोर्शन. वंस वी डू दैट विल कीप एवरीथिंग एज सच. इसको स्मूथिंग में कुछ नहीं करना है. मेक श्योर योर अडैप्टिव स्टेप डाउन इज ऑन व्हाइल यू आर फिनिशिंग and mention a scallop of 0.2 या 0.3, सॉरी 0.2. ये क्या करता है बेसिकली, अभी मैंने यहाँ पर 0.15 का स्टेप डाउन दिया है. इट कुड बी कि ये एंगल को फिनिश करने के लिए 0.15 का स्टेप डाउन से ज़्यादा स्कैलोप छोड़ेगा. तो अगर मैं अडेप्टिव स्टेप डाउन ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता हूँ, तो बेस्ड ऑन द स्कैलोप यहाँ पर जो स्टेप डाउन है वो रिड्यूस करेगा ऑटोमेटिकली. सो दिस इज अ वेरी बिग हाईलाइट और अ वेरी गुड पॉइंट कि हमको यू नो टेक केयर नहीं करना है कि मेरा 0.2 स्टेप डाउन, अगर मैं 0.2 स्टेप डाउन दे रहा हूँ तो मेरा ये पोर्शन फिनिश होगा कि नहीं. देयर विल बी अ डाउट इन आवर माइंड. बट इफ यू कीप दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑन ऑटोमेटिक इंसर्ट एक्स्ट्रा पासेस, तो ये क्या करता है, जिस एरिया पे 0.2 से अगर कुछ स्कैलोप बचता है तो वहां पर एक्स्ट्रा पास ऐड करके इट विल फुल्ली फिनिश द पार्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन.
You have to keep this on while machining, and especially for Z level, hybrid constant Z and helical machining. ये तीन के लिए ये it is always good to keep this particular automatic insert passes on. So once I have done that, we'll go to links. मैं इसको climb milling देता हूँ. I'll keep only one way, and rest everything will be as default. Only thing is this minimum stock thickness. I will say that 0.1. Rest ramping के लिए I'll keep ramping height of 1 mm, and that's it. यहाँ पर और कुछ नहीं करना है constant Z के लिए. अभी हम लोग linear में आएंगे. लीनियर में जैसे आते बाय डिफॉल्ट वो वॉल ऑफसेट फ्लोर ऑफसेट 0 हो जाएगा, कट टॉलरेंस भी ऑन हो गया. यहाँ पर स्टेप ओवर को हम लोग 0.15 का वैल्यू दे देंगे, एंड आप यहाँ पर उसका स्कैलॉप करस्पॉन्डिंग स्कैलॉप वैल्यू देख सकते हो. एंड इफ़ यू वांट यू कैन गिव पास एक्सटेंशन, यानी अगर मेरे को एक्सटेंड करना है कोई पासेस तो यहाँ पर मैं वैल्यू देके उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ओनली फॉर लीनियर मशीनिंग. ओके, एंड आई कैन से आई नीड दैट पासेस टू बी टेंजेंशियल. Okay, I can add or extend the passes. Then अगर यहाँ पर देखेंगे एंगल रेंज में, because in constant set I had given an angle range of 30 to 90, linear में the angle range came to 0 to 33. So this also software takes care automatically. जो angle range मैं यहाँ पर mention करता हूँ उसका जो adjacent angle यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेता है विद एन ओवरलैप. अभी यहाँ पर देखेंगे तो 3 डिग्री का ओवरलैप भी है, सो दैट यू विल गेट स्मूथ कंटिन्यूस फिनिश. तो ओवरलैप भी यहाँ पर आ गया. देन अनदर थिंग इज एंगल वैल्यू. वी विल लुक इनटू इट व्हाट ये कैसे काम करता है, बट फॉर नाउ ये सब डिफॉल्ट रखेंगे. लिंक्स में आई विल से बाई डायरेक्शनल. दिस इज गुड फॉर दिस ऑप्शन. आई कैन गिव हेलिकल रैम्पिंग और प्लंज रैम्पिंग. यहाँ पर नाम प्लंज रैम्पिंग है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट HSMS वो एक रेडियस से, ये जो कर्ल रेडियस है उसके हिसाब से रेडियस से एंट्री करता है. तो पार्ट में डायरेक्ट प्लंज नहीं करेगा, वो एक रेडियल एंट्री लेके पार्ट पे एंटर करता है. तो यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा पार्ट पे प्लंज हो रहा है कि नहीं. इवन दो आई हैव सेट हियर प्लंज, it will take a very smooth entry, giving you unwanted, like it will avoid unwanted dent marks. Okay, so once this is done, simply put this on calculation. And SolidCam will calculate the toolpath for me. Just linking कर रहा है. In a minute or so it should calculate the toolpath. So what it will do is, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि constant z plus linear. तो what it will do is, मेरा जो toolpath है, first it will machine this tip area, जो भी vertical wall है इसको पूरा machine करके then it will create toolpath on the shallow floor, and it will also have a overlap. अभी उसमें से अभी मैंने 3 डिग्री का ओवरलैप दिया था, तो मेरे टूल पाथ में 3 डिग्री का ओवरलैप आएगा, एंड इट विल गिव अ कंटिन्यूअस फिनिश. एंड yeah, so that is how this combined toolpath works. Just a moment, it is about to calculate. What I will do is I will just
टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ ताकि anyway this is a training thing, so I will increase this so that it calculates faster. Okay, another 1 more minute and this should be done. And अभी ये लिंकिंग कर रहा है, यानी बिटवीन पासेस में टूल पाथ को लिंक कर रहा है एंड सारे टूल पाथ को मर्ज करके it will now give me a single tool path. Okay, so I have this tool path done. इसका मैं क्विकली सॉलिड वेरीफाई करके दिखा देता हूँ. So यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉप एरिया को, यानी जो अपना स्टीप वॉल है उसको पहले मशीन कर रहा है. So as per the step down या depth of cut, it will machine the entire area. So it is a pretty big part, इसलिए इसका टूल पाथ क्रिएट होने के लिए भी टाइम लगा था एंड इवन फॉर मशीनिंग इट विल टेक सम टाइम. सो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. इसका सिमुलेशन मैं जो पार्ट भेजूंगा उसमें भी आप चेक कर सकते हो, सो नॉट अ बिग डील. वहाँ पर भी यू कैन चेक दैट. what we'll do is, this was one of the category, that is combine constant z with linear machining. Next हम लोग जो है say if we want to machine this particular area, तो हम लोग morph machining का use करेंगे, morph machining for these two areas. So let us see how that works. So यहाँ पर हम लोग 3D HSM and morph machining. morph machining में we will say target as this. tool select करेंगे dia 10 का. So tool number 3, sorry, tool number 2,
ड्राई बॉन्ड रेस, अभी यहाँ पर दो कर्व, जैसे ये इसका नाम है मॉर्फ बिटवीन टू कर्व्स, तो फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व हमको डिफाइन करना है. सो वी विल से फर्स्ट कर्व. सो फर्स्ट कर्व जो है मैं ये वाला देता हूँ. ओके, आई विल से ओके. इसका जो डायरेक्शन है, टेक नोट ऑन दैट डायरेक्शन. जो सेकंड कर्व हम लोग देंगे या सेलेक्ट करेंगे, इट शुड हैव सिमिलर डायरेक्शन एज द फर्स्ट कर्व. तो ये मैंने फर्स्ट कर्व सेलेक्ट किया. सेकंड कर्व में आई विल गिव दिस पर्टिकुलर कर्व, एंड इसका भी डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इट वाज सेम एज द प्रीवियस कर्व. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि उसका डायरेक्शन सेम रहे. ओके, कंस्ट्रेंट बाउंड्री यू कैन गिव ऑटोमेटिक. पासेस में जो भी स्टेप डाउन स्टेप ओवर है, ये यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं. वी विल से 0 to 90 एंड देन वी विल कैलकुलेट. सो बस वी कैलकुलेट. ये बेसिकली क्या करेगा, ये फ्लो लाइन टाइप ऑफ मशीनिंग, यानी जो मैंने चेन दिया उसके हिसाब से ये फ्लो लाइन टाइप ऑफ मशीनिंग मेरा क्रिएट करके देगा. अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसका होस्ट कैड में सिमुलेशन देखता हूँ, होस्ट कैड में यूज करके आई विल शो द सिमुलेशन. यहाँ पर देख सकते हैं एक पास होने के बाद में इट इज गोइंग ऑल द वे हियर, यानी ये वन वे टाइप काम कर रहा है. इसको अगर जिगजैग करना है तो लिंक में आके हम लोग वन वे की जगह पे बाई डायरेक्शनल दे देंगे एंड कैलकुलेट. तो नाउ हम लोग टूल पाथ इसका देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन टूल पाथ है. इसके मदद से हम लोग जो है इस तरीके का क्लीन टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं. अब एक चीज़ जहाँ पर जो है कि ये टॉप एरिया, यानी ये जो फ्लैट एरिया, इसको भी मशीन कर रहा है. उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट विल डू इज, हम लोग एक -0.2 का ऑफसेट दे देंगे यहाँ पर जेड हाइट में, एंड देन विल कैलकुलेट. तो ये शार्प कॉर्नर मेंटेन करेगा. ओके, सो दिस वे हम लोग ये टूल पाथ को यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज मॉर्फ मशीनिंग. अभी अगर मेरे को लोकल एरिया पे मशीनिंग करना है, जैसे इस एरिया पे, सो वी विल चेक अनदर टूल पाथ टाइप. Again, this will be using same as combined constant pass. So we'll say 3D HSM. We will say combined Z with again linear machining. Tool will be dia 10. Okay, constant boundary here will say new. एंड हम लोग जो है इस एरिया को, सॉरी, इस एरिया को कंस्ट्रेंट बाउंड्री दे देंगे. इसको सेंटर में रखेंगे एंड वी कैन गिव डिफरेंट पासेस. अभी जैसे ये 0.5 का स्टेप डाउन दे रहा हूँ, it will be from 30 to 90, and links में will keep us bi-directional. linear में हम लोग इसको 0.2 का स्टेप ओवर देंगे. सो मेरा z लेवल के लिए 0.3 दे रहा हूँ और लीनियर के लिए 0.2 दे रहा हूँ. तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्टेप ओवर ये कंबाइंड टूल पाथ में दे सकते हैं. एंड इसको भी मैं बाई डायरेक्शनल कर दिया एंड आई विल से कैलकुलेट. सो व्हाट इट विल डू इज कि उतने एरिया पे वो मेरा टूल पाथ क्रिएट करके दे देगा. ओके, सो हियर यू कैन चेक, इस एरिया पे वो जेड लेवल कर रहा है एंड बॉटम एरिया पे लीनियर मशीनिंग कर रहा है. अब लीनियर में यहाँ पर देख सकते हैं ये लीनियर का डायरेक्शन अलोंग एक्स डायरेक्शन है, अलोंग एक्स के तरफ में. अगर यहाँ पर देखोगे तो अलोंग एक्स में जा रहा है. मैं चाहे तो इसमें एंगल दे सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल 90 डिग्री करूँगा तो ये अलोंग वाई पे मशीन करेगा, यानी इट विल बी समथिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. सो हियर यू कैन सी जो 90 डिग्री पे या अलोंग एक्स कर रहा था वो अभी अलोंग वाई पे मशीन हो रहा है. तो इस तरीके से हम लोग लीनियर से एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो वंस दिस इज डन, अपना डाया 10 से पूरा फिनिश हो गया. अभी मेरे को सिर्फ
जो कॉर्नर्स है वहाँ पर डाया 6 के टूल से टूल पाथ क्रिएट करना है, दैट इज रस्ट मशीनिंग. सो वी विल से 3D मशीनिंग, विल गो टू रस्ट मशीनिंग. एंड यहाँ पर रस्ट मशीनिंग के बाद हम लोग टूल सेलेक्ट करेंगे. सो वी विल यूज डाया 6 का टूल. ओके, नाउ दिस कंस्ट्रेंट बाउंड्री विल बी एंटायर, यानी जहाँ जहाँ पर भी मेरा कॉर्नर मशीनिंग करना है हर जगह पे ये मेरा मशीनिंग करेगा. ओके, यूजिंग डाया 6. सो आई विल से बाउंड्री टाइप एस ऑटोमेटिक. रेफरेंस टूल, अभी यहाँ पर मेरे को प्रीवियस मशीन टूल का डायमीटर मेंशन करना है. जैसे प्रीवियसली मैंने 10 के बॉल मिल से किया था, सो आई कैन से 10 mm, या मैं इसको एक ओवरलैप दे सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ 10 आई विल से 10.5 या 11. तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक ओवरलैप करेगा और एक स्मूथ टूल पाथ क्रिएट करके देगा. सो इंस्टेड ऑफ 10 वी विल कीप दैट एज 11. ओके, पासेस में जाएंगे, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट, दैट इज सेट बाय टेंजेंसी ऑलवेज एट 15 डिग्री. यहाँ पर स्टेप ओवर स्टेप डाउन मेंशन कर देंगे इसे 0.2. ओके, रेस्ट ऑल विल कीप अस स्टैंडर्ड. ये स्टीप थ्रेशोल्ड में मैं आता हूँ. फॉर नाउ आई विल लाइक पहले इसको बाय डिफॉल्ट जो 90 डिग्री है वही रखेंगे, एंड ऑलवेज कीप दिस अ स्पाइरल. ओके, एंड आई विल कैलकुलेट द टूल पाथ. So it is creating rest passes, then it is linking and creating my tool path. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये 11 का टूल मटेरियल छोड़ा रहेगा वहीं पर उसने टूल पाथ क्रिएट किया. मोर ओवर अभी ये होल्स में भी आया है. सो टू अवॉइड दैट देर इज़ अनदर गुड ऑप्शन कि जो मैंने पहले एक बाउंड्री क्रिएट किया था, जैसे अगर आपको याद रहेगा रस्ट रफिंग के लिए ये वाला बाउंड्री, इसको मैं देख सकता हूँ, शो करूँगा तो आई कैन सी. तो मैंने ये पहले एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा था. मैं सेम बाउंड्री को दूसरे टूल पाथ में भी यूज़ कर सकता हूँ. जैसे फॉर अभी यहाँ पर ये सेंटर में टूल पाथ बन रहा था, इस एरिया को अगर मेरे को अवॉइड करना है, सो व्हाट आई विल डू इन द बाउंड्री, इन द कंस्ट्रेंट बाउंड्री, मैं कंटूर को सेलेक्ट कर लूँगा. सो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, एंड जैसे मैं बाउंड्री ऑप्शन में जाता हूँ क्रिएट मैन्युअली, यहाँ पर जितने भी बाउंड्री मैंने टूल पाथ क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था इस पार्ट में, सारे ऑन हो जाएंगे. और उसमें से जो कंटूर करके बाउंड्री है ये वाला, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. शो ऑप्शन से मैं देख भी सकता हूँ कि कैसे दिखने वाला है. सो दिस इज़ गुड, एंड देन आई विल कैलकुलेट. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. जितने भी बाउंड्रीज हम लोग दूसरे टूल पाथ के लिए क्रिएट करके रखते, उसको हम लोग बार बार कभी भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मेरे को दोबारा सेम बाउंड्री वापस से क्रिएट करना है. वो बाउंड्रीज को मैं दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ. सो अभी देख सकते हैं कि इसने टूल पाथ सिर्फ इतना ही वर्किंग एरिया पे क्रिएट किया है. ओके, नाउ गोइंग टू द टूल पाथ इटसेल्फ. अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टीप एरिया, यानी ये जो पर्टिकुलर, व्हाट आई विल डू इज आई विल हाइड द टूल. और ये अगर सरफेस में फॉर एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टूल पाथ जो है मेरा Z में मूव हो रहा है, यानी ये नीचे की तरफ जा रहा है, इवन दो दिस इज अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल वॉल. इस एरिया में मेरे को XY में मूवमेंट करना है इंस्टेड ऑफ Z. तो उसके लिए हमारे पास में ये थ्रेशोल्ड का ऑप्शन आता है. ये जो स्टीप थ्रेशोल्ड है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रखूँगा तो ये ऐसे Z में मूवमेंट करेगा, जैसे अपना पेंसिलिंग टूल पाथ है उसके तरीके से मूव करेगा. बट यहाँ पर मटेरियल उसको एक्सेल ही मिलेगा, तो लोड आने का चांस है, चैटरिंग आने का चांस है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री इसको 45 डिग्री रखेंगे. तो स्टीप थ्रेशोल्ड को 45 डिग्री रखेंगे, एंड अभी कैलकुलेट करके देखेंगे ताकि हमको फ़र्क दिख जाए कि बेसिकली ये थ्रेशोल्ड करता क्या है. सो इट इज कैलकुलेटिंग.
एंड हियर यू कैन सी, अगर इसका टूल पाथ देखेंगे तो ये इस तरीके से अलोंग एक्स वाई में मूवमेंट हो रहा है। इवन ये वन वे था इसलिए ये ऐसा आ रहा है। व्हाट आई विल डू इज आई विल से बाई डायरेक्शनल, सो इट विल बी स्टिल बेटर। सो नाउ यू कैन चेक, जितना भी वर्टिकल वॉल था या 45 डिग्री का वॉल था वहाँ पर ये एक्स वाई में मूवमेंट कर रहा है, एंड जितना स्टीप एरिया है वो यू कैन सी ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। सो दिस वे आपको एक काफ़ी बेटर सरफेस फिनिश मिल जाएगा, एंड ये हम लोग कंट्रोल करते हैं यूजिंग स्टीप थ्रेशोल्ड। इसी तरीके से हम लोग चाहे तो पेंसिल पासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ रस्ट मशीनिंग। अगर मान लो मेरे को पेंसिल मिलिंग करना है तो यहाँ पर हम लोग पेंसिल मिलिंग पे क्लिक करेंगे। टूल अगेन डाया 6 का ही लेते, कंस्टेंट बाउंड्रीज ये ठीक है, एंड ये सब भी ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये जितना भी कॉर्नर है वहाँ पर एक सिंगल पास बना देगा। इस तरीके से ये सिंगल पास बना देगा। इसमें अगर हमको मल्टीपल पास करना है तो पैरेलल पेंसिल से हम लोग पासेस ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को हॉरिजॉन्टल लिमिट नंबर ऑफ पासेस बाय 5 दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं स्टेप 4 का वैल्यू डाल सकता हूँ। सो इट विल ऐड एक्स्ट्रा पासेस। तो इस तरीके से पेंसिल पासेस का भी हमने एक एग्जांपल देखा। हमने मॉर्फ बिटवीन मॉफ्ट और जो टूल पाथ है उसका एग्जांपल देखा, कंबाइंड का एग्जांपल देखा। ओके, दिस वे हम लोग इस पार्ट को फिनिश कर सकते हैं। लेट मी चेक इफ वी कैन यूज अनदर ऑप्शन। ओके, सो दिस वे ये पार्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंप्रेस करके एंड ऑफ द सेक्शन में आपको सेंड करता हूँ। Okay, any doubt so far? Okay, so what I will do is next part पे हम लोग jump करेंगे, और what better I can do is मैं इसका process template create करके रखता हूँ, और मैं इस process template से we will create a new part. So what I will do is, क्योंकि finishing would differ from part to part, तो मैं finishing को भी लेता हूँ। इतने 4 जो ऑपरेशन है, जैसे फर्स्ट रफिंग हुआ डाया 25 से, उसको लिया, सेकेंड रफिंग डाया 10 एंड देन डाया 6 एंड डाया 10 का फिनिश। मैं इसको कॉपी या क्रिएट टेम्पलेट करता हूँ। सो सबको क्रिएट टेम्पलेट करके आई विल गिव अ नेम 260220 and said okay. Okay, so यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर मैं टेम्पलेट देखता हूँ one more time, यहाँ पर I will have my process template over here 2602। तो यहाँ पर जितना भी मैंने टूल पाथ सेव किया था सबका एक टेम्पलेट यहाँ पर बन जाता है। इसमें जितने भी कटिंग पैरामीटर है, टूल है, ज्योमेट्री टाइप्स है, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, और मैं इसको रीयूज करके एक नया पार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई डू इज आई क्लोज दिस, टेक अप माय सेकंड पार्ट।
और इसको जल्दी से न्यू मिलिंग मेट्रिक अगेन इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ। टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, ओके। ओके, स्टॉक के लिए अगेन मैं एक्सट्रूडेड बाउंड्री से स्टॉक इसका क्रिएट करता हूँ। ओके, एक्सट्रूडेड बाउंड्री एंड ओके। तो इस तरीके से मेरा कैम पार्ट डिफाइन हो गया। अभी जो है जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को कॉल करके आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट। तो ये मेरा 260221 करके टेम्पलेट है, इसको मैं डायरेक्टली ड्रॉप कर लेता हूँ। और उसमें यहाँ पर मैक नंबर देना है, ओके, एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग माई टूल पाथ फॉर मी। तो सबसे पहले 25 से रफिंग का प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो टूल पाथ जनरेट हो गया। नो व्हाट आई विल डू इज, जैसे इसका सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। I'll go to setting, go to updated stock, I'll give this 0.1 एंड इसको भी 0.1 देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अपना कैलकुलेशन ट्रेनिंग के दौरान फास्ट होना चाहिए करके आई एम गिविंग दिस 0.1। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल अनसप्रेस। अभी इसको जो है हमने लोकल ज्योमेट्री दिया था, इसके वजह से इट वाज टेक नॉट बीइंग कैलकुलेटेड, तो मैं इसको अनसप्रेस यहाँ से कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं ज्योमेट्री इसका डिफाइन कर लेता हूँ, ऐसे मैन्युअली ऑटो टारगेट कैलकुलेट। सो फर्स्ट रफिंग विथ डाया 25 कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड रफिंग विथ डाया 10 बॉल मिल। प्रदीप जी एंड जुबेर भाई, देखो टेम्पलेट बेस्ड मशीनिंग का फायदा ये है कि आप जो भी ऑपरेशंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी होगी, आप जो क्रिएट सॉफ्टवेयर पे क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऑपरेशन सेट ऑफ ऑपरेशंस आप प्रीडिफाइंड करके सेट कर सकते हो। सो उसके बाद कोई भी नई ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो फिर से बार बार ये सब स्टेप्स रिपीट नहीं करना है, या कटिंग पैरामीटर्स बार बार डालना नहीं है आपको। जस्ट इसको आपके जो प्रीवियस बेस्ट प्रैक्टिसेस है या ऑपरेशन है उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो न्यू पार्ट पे, आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। एंड आपको अगर लगता है कि ज्योमेट्री स्पेसिफिक कोई माइनर मॉडिफिकेशंस करना है तो आप वही ऑपरेशंस में जाके वो माइनर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर का जो इंटेलिजेंस है, आपका जो एक इंटेलिजेंस होता है कि मैं ऐसे ऐसे पार्ट को मशीनिंग कर सकता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर में कैप्चर हो जाता है, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम आप उसको रीयूटिलाइज करो ऑटोमेटिकली। आपको बार बार फिर से वही स्टेप्स करने जरूरी नहीं होते। तो इससे बहुत टाइम बचता है प्रोग्रामिंग में। सो मेनी टाइम्स मैं जब भी जाता हूँ बहुत सारे कस्टमर्स के पास, बहुत सारे कैम प्रोग्रामर्स यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ ऑटोमेशन नहीं कर सकते क्या, कुछ फास्ट प्रोग्रामिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या। तो इसलिए हमने ये टेम्पलेट बेस्ड मशीनिंग पिछले साल ऑप्शन लॉन्च किया था, जिसमें प्रोग्रामर को जो भी रिपीटेटिव काम करने पड़ते हैं वो ना करने पड़े। तो उसका जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है या बेस्ट ऑपरेशंस अलोंग विद द कटिंग पैरामीटर्स सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेता है, और आपको जस्ट आगे जाके जो भी आपकी 3D मॉडल्स या ज्योमेट्रीज आती है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेता है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। टेम्पलेट में आप टूल वाइज टेम्पलेट्स बना सकते हो, ऑपरेशन वाइज टेम्पलेट्स बना सकते हो, प्रोसेस वाइज टेम्पलेट बना सकते हो। आपको पूरी छूट दी है सॉफ्टवेयर ने कि आपको जैसे चाहिए आप टेम्पलेट्स बना सकते हो।
हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स है डायमंड में, उन्होंने प्रोसेस स्पेसिफिक टेम्पलेट्स बनाई है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर साइज तक, फॉर एग्जांपल लेट्स से 500 बाय 500 बाय हाइट 50 हो या 100 हो, वैसे टाइप की डाइज वगैरह आती है वहां तक। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कटर से रफिंग किया है, फिर नेक्स्ट रेस्ट रफिंग किया है, अगेन रेस्ट रफिंग, फिनिशिंग, सेमी फिनिशिंग, लोकलाइज एरिया में फिनिशिंग, ऐसे पूरी प्रोसेस सेट करके रखी है। तो वो क्या करते हैं कि जस्ट नया पार्ट आ गया वो साइज तक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं पार्ट पे, पूरा कैलकुलेशंस आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने 4-5 मिनट में पूरा मोल्ड का, कैविटी हो, कोर हो, 2D हो, 3D हो, पूरा ऑटोमेटिकली आपके सामने दिख जाता है। बॉटल मोल्ड्स में भी ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑटोमेशंस हमारे कस्टमर्स ने खुद से बनाए हैं with the help of template based machining. It's very very useful and important tool for any cam user जो solid cam में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है। जनरेशन ऑफ टूल पाथ अगेन एंड अगेन क्विकली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपको आपके ओनर बोलते हैं कि ये पार्ट है भाई, इसका साइकिल टाइम एस्टिमेट करो या इसको कितना कॉस्ट लगेगा। तो एक दिन, कभी कभी एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट हो तो 3 दिन भी लगते हैं पूरा एस्टिमेट देने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि विद इन हाफ एन आवर आप पूरा एस्टिमेट दे सकते हो आपके ओनर को, अलॉन्ग विद द टूल शीट, कौन से टूल्स लगेंगे, साइकिल टाइम कितना आएगा, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 10%, 5%, 10% टाइम थोड़ा ऐड करके आप एस्टिमेट ओनर को दे सकते हो, ताकि आपका भी काम इजीली हो जाए, ओनर का भी काम इजीली हो जाए। इस लेवल तक आपको फैसिलिटी दी है सॉफ्टवेयर ने। ज्योतिष आप कंटिन्यू करो। यस सर, संदीप सर जैसे कह रहे थे कि फास्ट प्रोग्रामिंग, तो जस्ट लाइक मैंने जस्ट सामने पे एक नया टेम्पलेट क्रिएट करके ये जो पर्टिकुलर पार्ट था, क्योंकि उसका साइज ऑलमोस्ट सेम था, से 200 बाई 250 बाई 150 था, तो सेम टेम्पलेट या सेम सेट ऑफ टूल मेरे को ओके था, तो मैंने तुरंत वो टेम्पलेट को कॉपी किया। जो भी ज्योमेट्रीज या मिसिंग एलिमेंट्स थे, जैसे उस वाले में मैंने कुछ लोकल ज्योमेट्री सेलेक्ट किए थे, इसमें मेरे को लोकल ज्योमेट्रीज की ज़रूरत नहीं थी, सो जस्ट मैंने वो मॉडिफाई किया एंड कैलकुलेट किया, तो एंड मेरा टूल पाथ इज रेडी विथ ऑल द सेट ऑफ पैरामीटर इंक्लूडिंग फीड, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, सब इसमें कैप्चर हुआ है एंड उसको रीयूज किया गया। सो यू कैन सी हाउ इंस्टेंटली we created the entire set of program. आप ये टेम्पलेट्स 2D पार्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, 3D के लिए भी यूज कर सकते हो। साइमल्टेनियस 4 एक्सिस ऑपरेशंस है या साइमल्टेनियस 5 एक्सिस ऑपरेशंस है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। टर्निंग में भी यूज कर सकते हो, टर्न मिल ऑपरेशंस है या मिल टर्न ऑपरेशंस है, सभी काइंड ऑफ पार्ट्स, सभी काइंड ऑफ मशीन्स के लिए आप आपके टेम्पलेट्स बना सकते हो। हम भी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत सारे रेडीमेड हमारे यूजर के पास जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स है वो नए कस्टमर्स को देते हैं, सो दैट दे आल्सो गेट फील हाउ टू क्रिएट अ न्यू ऑपरेशंस एंड न्यू टेम्पलेट्स कैसे बनाए, कैसे पैरामीटर्स लगाए। ये सभी हम चीज़ें सॉफ्टवेयर के साथ भी देते हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका काम बहुत आसान होता है। सॉफ्टवेयर मेक्स योर लाइफ मोर इजी। नहीं तो आपने रिपीटेटिवली फिर सभी स्टेप्स करने हैं, एवरी टाइम न्यू ऑपरेशंस कॉल करो, पैरामीटर्स डालो, सभी चीज़ें सिलेक्ट करो, फिर से बार बार करो। ये चीज़ें टेम्पलेट बेस्ड मशीनिंग 90% ये चीज़ें एलिमिनेट कर देता है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। आप मटेरियल वाइज भी टेम्पलेट्स बना सकते हो। ज्योतिष आप थोड़ा दिखाना कितना क्लासिफिकेशन है टेम्पलेट्स में। ओके, टेम्पलेट्स में अगर देखेंगे बेसिकली सर, there are two kinds of templates. First one is operation template. ऑपरेशन टेम्पलेट में क्या होता है कि मैं मल्टीपल ऑपरेशंस को सेव कर सकता हूँ। जैसे ये एक 2D टेम्पलेट है, इंसर्ट पॉकेट फिनिश, दिस वाज फॉर वन ऑफ आवर कटिंग टूल मैन्युफैक्चरर्स। तो उनको जैसे TNMG इंसर्ट का पॉकेट, इट इज स्टैंडर्ड, TNMG स्टैंडर्ड इंसर्ट, उसका पॉकेट साइज भी स्टैंडर्ड होता है। तो जस्ट ये TNMG इंसर्ट के लिए हमने जितने भी ऑपरेशन है उसमें रफिंग, रस्ट रफिंग, पॉकेट फिनिशिंग, ये 3 ऑपरेशन मिला के एक टेम्पलेट बना के दिया।
जस्ट बेस्ट पार्ट इज अभी मल्टी एक्सेस में अगर देखेंगे ये ऑपरेशन टेम्पलेट को आपको वो पर्टिकुलर फेस में ड्रॉप करना है, वो ज्योमेट्री भी ऑटोमेटिकली उठा देगा। एंड मेन पार्ट इज जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अभी कटिंग टूल जनरली 4 एक्सेस या 5 एक्सेस में बनता है, बेसिकली 3+1 या 3+2 में बनता है। एंड वी नो कि 3+1 या 3+2 में आपको डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है, बीट एनी सॉफ्टवेयर। बट यूजिंग दिस टेम्पलेट इवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली जनरेटेड, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो फेस में मैं इसको ड्रॉप करूंगा टेम्पलेट को, उसके नॉर्मल में मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना के देगा, ज्योमेट्री भी आइडेंटिफाई करेगा, और जितने टूल पाथ है इसमें सब कुछ मेरे को कैलकुलेट करके फाइनल प्रोग्राम भी दे देगा। सो दैट लेवल ऑफ ऑटोमेशन वी हैव इन SolidCAM यूजिंग प्रोसेस टेम्पलेट। सिमिलरली मेरे को सिंगल ऑपरेशंस जैसे सेव करना है, जैसे फेसिंग के लिए आई हैव फेस मिल स्पाइरल, तो यहाँ पर मैं सिंगल ऑपरेशंस का भी टेम्पलेट बना सकता हूँ। जैसे पॉकेट के लिए आई हैव फ्यू ऑप्शंस, डाया 16 के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लासीफाई भी करता है कि पॉकेट्स के लिए अलग टेम्पलेट्स, ड्रिलिंग के लिए, प्रोफाइल के लिए, स्लॉट ड्रिलिंग के लिए। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है क्विकली तो उसको सर्च भी कर सकते हो। इट इज दैट इजी। तो ये हो गया कि ऑपरेशन वाइज टेम्पलेट्स आपका हो गया। या फॉर एग्जांपल मेरे को टूल डायमीटर सर्च करना है, मेरे पास डाया 10 का कोई है क्या, तो जस्ट से डाया 10, तो डाया 10 के हिसाब से जो भी पॉकेट है, ड्रिल है, सारा ऑपरेशन आ गया। तो ड्रिलिंग करना है तो डाया 10 का ड्रिलिंग क्लिक करके आई कैन जस्ट ड्रॉप इट देयर। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन ऑटोमेट एंड रीयूज इन टेम्पलेट। सो या एंड आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट लोकेशन भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही लोकेशन में क्लस्टर अप हो जाएगा। जैसे मेरे को आई हैव डिफरेंट लोकेशन, जैसे मैंने कटिंग टूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक रखा है, तो यहाँ पर जाओगा तो जितना उस प्रोजेक्ट रिलेटेड यानी कटिंग टूल्स के लिए है वो मिल जाएगा। डाई मोल्ड के लिए आई कैन सेट डिफरेंट लोकेशन। तो you know that way you can classify things and keep it for yourself and you can reuse it. So this is the best part about templates.